हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सतेंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक सौर ऊर्जा। जैसा कि पिछले कई क्लास से हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में कई टॉपिक को पढ़ चुके हैं और उसी का आज एक और टॉपिक लेकर आए हैं सौर ऊर्जा। तो आज हम लोगों को सौर ऊर्जा के बारे में विस्तार पूर्वक जानना है कि सौर ऊर्जा क्या है, इस कैसे कार्य करता है और इससे सोलर एनर्जी कैसे तैयार किया जाता है या सोलर सेल का प्रयोग किस प्रकार से होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि सौर ऊर्जा क्या है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अगर विश्व की बात कर लिया जाए तो सबसे ज़्यादा इसका यानी ऊर्जा देने वाला अगर कुछ है तो वो है सोलर ऊर्जा। मतलब सोलर ऊर्जा क्या कहते हैं, यानी सौर ऊर्जा किसको कहते हैं? जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होता है उसे हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। यानी इसका केंद्र क्या होगा? तो सूर्य होगा। मान लिया जाए कि यह एक सूर्य है और ये क्या करते हैं ना, इस प्रकार से अपना एनर्जी निकालते हैं, ये बाहर आते हैं इसका। तो मान लिया जाए कि इस प्रकार से एनर्जी इनके बाहर आते रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये होता है ना कि सन से जो एनर्जी आते हैं यानी ऊर्जा जो आते हैं वो कितना भूमि तक आते हैं, क्योंकि सूर्य से तो बहुत ज़्यादा इसका जो तापमान होता है बहुत अधिक होता है। लेकिन आप महसूस किए होंगे कि पृथ्वी पर उतना तापमान नहीं है, यानी पृथ्वी पर तापमान कम होता है। तो हम लोग इससे समझ पाएंगे कि जो सूर्य है, सूर्य से जो तापमान निकलते हैं, सौर ऊर्जा निकलते हैं, वो पृथ्वी तक कितना पहुंचता है। तो यानी कहा जाता है ना कि सूर्य से जो पृथ्वी तक, यहाँ मान लिया जाए कि ये जमीन है तो जमीन तक जो सूर्य की तापमान आते हैं वो मात्र 47% ही आते हैं। कितने आते हैं? 47%। सूर्य से सनलाइट से जो निकलते हैं, सन से सनलाइट जो निकलते हैं वो यहाँ तक कितना पहुंच पाते हैं? केवल 47%। अगर 47% पहुंच पाए तो बाकी 53% क्या क्या हुआ? तो जो बाकी रेस्ट 53% बचता है उसे हमारे वायुमंडल में जो बहुत सारे परत होते हैं उसको रोक लेते हैं और उसी को हम लोग कहते हैं ना कि बाकी सनलाइट हमारे पास नहीं पहुंच पाया और मात्र 47% ही सनलाइट पहुंचा। और 47% भी यदि सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचे तो अनुमानित किया गया है कि एक वर्ष में 5000 ट्रिलियन किलोवाट जो ना ऊर्जा पृथ्वी पर आती है। यानी 5000 ट्रिलियन किलोवाट ऊर्जा जो है सूर्य से कहां पर आते हैं? पृथ्वी पर आते हैं। तो ये तो हम लोग कह सकते हैं कि ऊर्जा का जो है ना पर बहुत ज्यादा भंडारण है इनके पास, जो बहुत लंबे समय तक चलना है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सूर्य जो है वो पिछले 4.6 × 10⁹ वर्ष, इतना वर्षों से ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। मतलब जो सूर्य है यह पिछले 4.6 × 10⁹ वर्ष, इतने वर्षों से सूर्य पृथ्वी पर क्या दे रहे हैं? ऊर्जा दे रहे हैं। और आने वाले समय की अगर बात करें तो हम लोग देखते हैं, कहा जाता है कि 5 × 10⁹ वर्ष, इतना वर्ष अभी और सनलाइट से देंगे। मतलब ये हम कह सकते हैं कि सूर्य इस गणना के अनुसार हम कह सकते हैं कि सूर्य जो है ना ऊर्जा प्रदान करने की एक उत्तम साधन बन चुका है, क्योंकि इसके एवज में अगर हम कोयले की बात कर लें, पेट्रोलियम की बात कर लें तो वो समाप्त हो जाएंगे, कुछ समय के बाद वो नहीं मिलने लगेंगे। लेकिन 5 × 10⁹ वर्ष बहुत लंबा हो जाता है, यानी 5000 मिलियन वर्ष हो जाते हैं, बहुत लंबा समय हो जाता है। अभी भी सनलाइट पृथ्वी को देंगे। जब इतना हमारे पास सौर ऊर्जा विद्यमान है तो हमें चाहिए कि हम इसे कई रूपों में बदलें और अपना उपयोग करें, हम अपने उपयोग में लाएं। तो इसी दिशा में कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया कि सूर्य के प्रकाश को
बदलने की कोशिश किया, मतलब उसको विद्युत ऊर्जा में बदलने की कोशिश किया, या उष्मीय ऊर्जा में बदलने की कोशिश किया, या फिर इससे अगर हम बात कर ले तो सूर्य से जो होता है ये सौर ऊर्जा जो है ये हम अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार से प्रयोग में लाते हैं। जैसे केवल ऐसा नहीं है कि सोलर ऊर्जा से यानी सौर ऊर्जा से हम लोग केवल विद्युत ही बनाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि इसके माध्यम से ना सोलर कुकर जो होते हैं उससे खाना आदि भी बनाया जाता है। किसान जो खेती करते हैं वो लोग इसका उपयोग भरपूर करते हैं, क्योंकि फसल भी बिना सौर ऊर्जा से नहीं हो सकते हैं। आप फसल की कटाई करते हैं, उसके बाद आपको जमीन में जो नमी होता है उसको सूखने के लिए भी सौर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधा को प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो सौर ऊर्जा है इसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में हम लोग भरपूर करते हैं। केवल विद्युत उत्पन्न करना ही इसका मकसद नहीं है कि हमने एक सोलर सेल का निर्माण किया और उसको लगा दिया और विद्युत उत्पन्न कर लिए। इसके अलावा सौर ऊर्जा से यानी बहुत से रूपों में इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है, मतलब ज़्यादा जो जरूरी है अभी इंसानों को, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट मतलब ज़्यादा कर रहे हैं हर देश, वो है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा पे क्या कर रहे हैं कि प्रत्येक देश बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हर वर्ष शायद विद्युत पर बहुत ज़्यादा खर्च होता है। जैसे कि आप अगर एक घर की बात कर लें तो हर साल आप एक घर में बिजली बिल के रूप में 5-10 हज़ार रुपया जमा करते हैं। इसी तरह से बहुत से कंपनी है जो बहुत ज़्यादा बिजली बिल जमा करते हैं। तो इसीलिए क्या किया वैज्ञानिकों ने, इसको बदलने की कोशिश किया कि जो इसका फोटो इलेक्ट्रॉन होता है ना, सूर्य में जो सोलर ऊर्जा होता है इसमें फोटो इलेक्ट्रॉन होता है, उसको बदलने की कोशिश किया। तो बदलने के लिए सोलर सेल की आवश्यकता पड़ी और सोलर सेल का निर्माण किया गया और उसके माध्यम से क्या किया गया, इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया गया। तो जैसा कि आपको पता है कि सोलर सेल जो होते हैं, सोलर सेल जो होते हैं, सोलर सेल आपने देखा भी होगा बहुत छोटे होते हैं, आकार में बहुत ही छोटे होते हैं, ये सोलर सेल होते हैं। और इसको अगर हम बोले कि ये कौन सा संधि है तो हम लोग कहते हैं पीएन संधि। इसको क्या कह देते हैं, सोलर सेल क्या है, पीएन संधि है। सोलर सेल कैसा संधि है, तो पीएन संधि है, यानी पी और एन दो प्रकार के अर्धचालक से बना हुआ। तो इसमें ना होता क्या है कि जो सोलर सेल का निर्माण होता है, सोलर सेल को जो बनाया जाता है उसमें सिलिकॉन नामक अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन, मतलब SI, सिलिकॉन होता है SI। और हम लोग बात क्या कर रहे हैं, अर्धचालक। सिलिकॉन कैसा है, तो अर्धचालक है। यह अर्धचालक क्या होता है, तो आप लोगों ने कई बार इसको पढ़ा भी होगा, अर्धचालक किसे कहते हैं। तो हम इसको फिर से देख लेते हैं कि अर्धचालक होता क्या है। तो अर्धचालक वैसा पदार्थ होता है जो कम तापमान पर कुचालक का कार्य करता है और अधिक तापमान पर चालक का कार्य करता है। मतलब अगर टेम्परेचर लो हो जाए ना तो यही सिलिकॉन कैसा काम करने लगेगा, कुचालक का, इससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो सकता है। लेकिन यदि इसका तापमान बढ़ा दिया जाए ना तो इसका जो है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है, यानी चालक का कार्य करने लगता है। और अगर अर्धचालक में सबसे अच्छा कोई पदार्थ आता है तो वो है सिलिकॉन। इसलिए सिलिकॉन का ही प्रयोग किया जाता है सोलर सेल के निर्माण में। तो आप समझ गए कि सोलर सेल जो बनाया जाता है वो किसका बनाया जाता है, तो सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन में क्या किया जाता है ना कि सिलिकॉन में एल्युमिनियम को डोपिंग कराया जाता है। एल्युमिनियम को जब डोपिंग कराया जाता है सिलिकॉन के साथ, एल्युमिनियम को डोपिंग कराया जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो पी टाइप के अर्धचालक तैयार करते हैं। एल्युमिनियम के साथ जैसे ही डोपिंग कराते हैं सिलिकॉन को तो वो पी टाइप का अर्धचालक तैयार करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव। ठीक है। और उसी सिलिकॉन को एक बार क्या किया कि फास्फोरस के साथ डोपिंग कराया।
तो फास्फोरस के साथ जैसे ही उसको हम लोग डॉपिंग कराते हैं तो वो बना लेता है एन टाइप का अर्धचालक, जिसे हम लोग नाम देते हैं निगेटिव। ठीक है, तो एक बना पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, एक पॉजिटिव बना और दूसरा निगेटिव बना। तो पॉजिटिव कैसे बना? जब एल्युमिनियम के साथ सिलिकॉन का डॉपिंग कराया गया। और निगेटिव कैसे बना? जब फास्फोरस के साथ सिलिकॉन का डॉपिंग कराया गया। तो इसे ऋणात्मक कहते हैं, इसको धनात्मक कहते हैं। ठीक है, तो मान लिया जाए ये सेल है। क्या है? एक सेल है। सेल में दोनों स्थापित रहते हैं, प्लस भी होते हैं और माइनस भी होते हैं। मान लिया जाए ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये ऐसा है दोनों आपस में। तो इसमें क्या होता है ना कि एक साइड पॉजिटिव होता है तो एक निगेटिव होता है। ये लेयर दर लेयर रहता है, पहले रहता है पॉजिटिव, उसके ऊपर निगेटिव। ऊपर निगेटिव रखने का कुछ कारण है, उसको हम लोग अभी जानेंगे। तो जो निगेटिव है इसमें ना इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक होते हैं। और जो पॉजिटिव है ना उसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा नहीं होता है, यानी शून्य के बराबर होता है। तो जिसमें पहले से ये इलेक्ट्रॉन की मात्रा किसमें है? निगेटिव वाले में। इसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है? निगेटिव होता है, ये आपको भी पता है। तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज निगेटिव है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक है। और जब इलेक्ट्रॉन की मात्रा पहले से अधिक है और हमने क्या किया? उसको सनलाइट दिया, उसको सूर्य की रोशनी दी। सूर्य की रोशनी ही नहीं बल्कि अगर किसी भी चीज से उसके ऊपर उष्मा दिया जाए, तापमान दिया जाए, तो ये क्या होगा? ये और ये इलेक्ट्रॉन जो है ना बहने की कोशिश करने लगेगा इसमें, और इलेक्ट्रॉन में यानी इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने। हम कह सकते हैं कि जब ये इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक है और उसके बाद भी इस पर उष्मा दिया जा रहा है, मतलब क्या हुआ कि उसको उत्तेजित किया जा रहा है। अब उत्तेजित करेगा तो कोई भी चीज चलना चाहेगा, बहना चाहेगा। तो क्या होता है ना कि ये निगेटिव साइड जो भी इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव साइड आना चाहता है। मतलब इधर जो भी है, इधर जो भी है वो किधर आना चाहेगा? इस साइड आना चाहेगा। वो इस साइड आना चाहेगा, क्योंकि इसको क्या किया हमने? सनलाइट दे करके इसको उत्तेजित किया। लेकिन ये जो है ना बहने की कोशिश तो करेगा, लेकिन इसको बहने दिया नहीं जाता है। तो क्यों नहीं बहने दिया जाता है? तो इसके बीच जो है ना एक डिफ्लेक्शन लाइन होता है। मान लिया जाए कि अगर यहाँ पर हम खुला इसको छोड़ देते कि निगेटिव को स्वतंत्र कर दिया, ये इधर आ सकता है, तो ये क्या करता ना कि अंदर ही अंदर अपना रास्ता बना लेता, इधर से इधर आने की, और हमें कुछ परिणाम नहीं मिलता। हम जिस उद्देश्य से इसको बना रहे थे वो शायद सक्सेस नहीं भी होता, क्योंकि जब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बना वो इससे क्रिया कर लेगा भीतर ही भीतर, तो हमें परिणाम कुछ नहीं मिल पाएगा। तो जिस लाइन पर ये दोनों मिला रहता है ना, मान लिया जाए एक लाइन है, ऐसा एक लाइन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्लेक्शन लाइन कहते हैं। डिफ्लेक्शन लाइन क्या करता है ना कि इधर वाले इलेक्ट्रॉन को इधर आने नहीं देता है। मतलब जो निगेटिव में हम लोग उत्तेजित किए थे सनलाइट के माध्यम से, वो इलेक्ट्रॉन अब परवाह होने के लिए तैयार है, लेकिन परवाह होने के लिए तैयार है लेकिन अंदर अंदर उसको परवाह नहीं होने दे रहा है। कौन? तो उसे परवाह होने से रोकते हैं डिफ्लेक्शन लाइन। तो ये क्या करेगा ना, इसी पर हम लोग एक कंडक्टर ऐड कर देते हैं। अब हम एक कंडक्टर ऐड कर दिए। मान लिया जाए हमने एक कंडक्टर ऐड किया, तो ये क्या करेगा ना, इधर से आएगा और फिर इधर से होकर के यहां आ जाएगा। ऐसा ये परिपथ को पूरा कर लेगा। मतलब यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इधर से होते हुए इधर आकर के ये क्या कर लेगा? कंडक्टर अपना, यानी ये अपना परिपथ को पूरा कर लेगा। और इसी परिपथ के बीच मान लिया जाए यहां पर हम क्या किए? एक बल्ब लगा दिए। ठीक है, मान लिया जाए ऐसा बल्ब लगा दिए हम लोग, तो ये बल्ब लग गया तो क्या होगा? अब ये प्रकाशित होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बल्ब अगर हम लगा देते हैं तो बल्ब को क्या चाहिए?
प्लस चाहिए और माइनस चाहिए, धनात्मक और ऋणात्मक चाहिए, तो ये प्रकाशित होने लगेगा। और अगर यहाँ पर यही लाइन नहीं होता तो ये इधर नहीं आकर के क्या करता, डायरेक्ट यहाँ से निकलता और इधर घुस जाता, तो शायद ये बल्ब प्रकाशित नहीं भी होता। लेकिन हमने बीच में कौन सा एक लाइन रखा है, तो डिफ्लेक्शन लाइन रखा है, जिसके अंतर्गत इधर वाला इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट इधर नहीं आ सकता है और उसको प्रवाह होने के लिए किसी न किसी कंडक्टर के माध्यम से चलना होता है, और इसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है, प्रवाह होने लगता है, जिसे हम लोग विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और इस प्रकार से हम लोग उससे कोई भी डिवाइस को चला सकते हैं। लेकिन परेशानी क्या होता है ना कि ये तो हो गया, हम लोग देखे कि सिलिकॉन का कार्य था। ये सिलिकॉन में जो हम लोग डोपिंग कराए थे एल्युमिनियम और क्या कहते हैं आपका, एल्युमिनियम का डोपिंग हुआ था और फास्फोरस का हुआ था। तो ये तो ये डोपिंग करा के हम इसका कार्य देखें, तो इसको हम लोग सोलर सेल कहते हैं, जिसका मान पता है आपको 0.5 वोल्ट से लेकर 0.7 वोल्ट तक होता है। मान लिया जाए एक सेल की अगर हम बात करें ना, तो कितना वोल्ट का होता है एक सेल, 0.5 वोल्ट से 0.7 वोल्ट का, जिससे कोई डिवाइस नहीं चल सकता है। पता है आपको कि अगर छोटा से छोटा बल्ब भी जलाना चाहेंगे ना, उसके लिए भी अभी वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर तो वोल्टेज कितना है, मात्र 0.5 वोल्ट से 0.7 वोल्ट। तो इतना से तो कोई भी डिवाइस, घर का कोई भी उपकरण नहीं चल पाएगा। तब हम लोग क्या करते हैं, एक सोलर प्लेट का प्रयोग करते हैं। और आप लोग मार्केट में इस प्रकार से कुछ प्लेट को भी देखे भी होंगे, और किसी के घर में या प्लांट आदि में, कि उसमें ना ऐसा एक प्लेट बना होता है और प्लेट में इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से मान लिया जाए कि इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे सेल आपस में कनेक्ट रहते हैं। जैसा कि हमने एक सोलर प्लेट बनाया, तो सोलर प्लेट में हमने क्या देखा, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 25 हमने इस प्रकार से छोटे छोटे सेल को क्या किया, कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट कर दिया कितना को, 25 को। अब जिसका मान लिया जाए कि इसका जो ना प्रत्येक सेल का जो वैल्यू है वो 0.5 वोल्ट, और जब 0.5 वोल्ट के 25 ऐसे सेलों को आपस में जोड़ा जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, 12.5 वोल्ट, जो हमारे शायद काम में आ सकता है। और इसे हम लोग सोलर प्लेट का नाम देते हैं। लेकिन बहुत से कल कारखाना, फैक्ट्री या पूरा अगर गांव मोहल्ला या बड़े से बड़े चीजों को हम लोग विद्युत सप्लाई करना चाहेंगे तो शायद वहां पर यह भी कम पड़ने लगता है। तब इस प्रकार के कई प्लेटों को, मान लीजिए ये एक प्लेट था, इस तरह से ये दूसरा हम जोड़ेंगे, इस तरह से और तीसरा जोड़ेंगे, इधर और हम एक चौथा जोड़ेंगे। इस प्रकार से जब कई प्लेटों को हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो इसका नाम हम लोग देने लगते हैं सोलर पैनल। उसको क्या कहते हैं, सोलर पैनल कहते हैं। सोलर पैनल जो होता है वो इसी का, हम लोग सेलों के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, सोलर प्लेट कहते हैं, और प्लेट के समूह को सोलर पैनल कहते हैं। लेकिन जानने की ये भी जरूरी है, ये बात जरूरी है जानना कि ये तो आपस में हम लोग जोड़ दिए, इसको समझे कि ये सिलिकॉन है, लेकिन यहाँ पर जो आपस में जुड़ता हुआ प्लेट देखे होंगे, इसमें एक जो है ना चमकता हुआ धातु दिखता है। इस प्रकार से जो ये लाइन दिख रहे हैं ना, इसमें से एक चमकता हुआ धातु दिखता है। वो क्या है, वो कौन सा पदार्थ है जिसका प्रयोग हम लोग चालक के रूप में वहां पर सोलर सेल में करते हैं। तो सोलर सेल में जो धातु के रूप में हम लोग प्रयोग में लाते हैं वो होता है सिल्वर, यानी चांदी। सिल्वर का प्रयोग करते हैं किसके रूप में, मतलब इस कंडक्टर के रूप में। और ऐसा क्यों हम लोग कह सकते हैं कि सिल्वर का ही हम लोग प्रयोग करेंगे, तो सिल्वर का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि सिल्वर गुड कंडक्टर है, बहुत अच्छा चालक है, इसका प्रतिरोधकता बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर कम वोल्टेज है। और अगर हम लोहे का यहाँ पर कंडक्टर प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, जो बन रहा है पता चलेगा कि बहुत कम वोल्टेज हमें प्राप्त हो पाया है। इसलिए
क्या किया जाता है कि यहाँ पर गुड कंडक्टर, अच्छे चालक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से सिल्वर आता है यानी चांदी आते हैं। और चांदी का ही हम लोग प्रयोग किसको कनेक्ट करने के लिए, सोलर सेल को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। अगर दूसरे शब्दों में हम लोग इसको समझा कि इसका और क्या रीजन है एल्युमिनियम यानी सिल्वर का प्रयोग करने का, चांदी का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कोई भी अगर कंडक्टर की बात कर लो तो उसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन तभी गति करेंगे, वो ऐसे थोड़े है कि फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो चलने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो तब चलेंगे यानी गति करेंगे, मूवमेंट करेंगे जब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस को ही बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको किसी न किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। मान लिया जाए एक ऐसा हमारे पास कंडक्टर होता है, ऐसा इस प्रकार से मान लिया जाए हमारे पास एक कंडक्टर होता है, ठीक है। ये एक कंडक्टर है, तो इसमें भी तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है इसमें, लेकिन ये गति नहीं कर रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस डालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस जब डालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सेल या बैटरी का प्रयोग करेंगे। ये पोटेंशियल डिफरेंस इस पर हमेशा बनाए रखता है। और जैसे ही हम लोग इस पर पोटेंशियल डिफरेंस छोड़ेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस में आप इसको समझ पाएंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। कि मान लिया जाए कोई भी चीज का बहाव हो, तो जिधर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा उस ओर अधिक से बहाव होने लगेगा। तो इसमें भी क्या होता है ना कि एक और पोटेंशियल डिफरेंस अधिक हो जाता है, एक और कम हो जाता है, जिसके कारण से यह इसमें इलेक्ट्रॉन का बहाव आरंभ हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं कि किसी भी परिपथ में अगर विद्युत धारा का सतत प्रवाह होते रहे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम लोग आंसर देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखना होगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस को अगर बनाए रखना होगा तो हमें क्या करना होगा, सेल या बैटरी का संयोजन करना होगा। तो ये तो हम लोग समझे कि कंडक्टर के रूप में जो चांदी प्रयोग किया जाता है उसे क्यों किया जाता है। अब रही बात कि सोलर ऊर्जा जो होता है ना, यानी सौर ऊर्जा जो होता है, सोलर सेल के माध्यम से हम लोग क्या कर लेते हैं, उसका प्रयोग में ले आते हैं, उसको विद्युत ऊर्जा के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग में ले आते हैं। तो क्या इसको हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग में ला सकते हैं, तो बिल्कुल ला सकते हैं, क्योंकि ये जो है इसका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसका जो है ना वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। भारत के ऐसे कई एयरपोर्ट बोल सकते हैं जिसमें ना क्या किया गया है, बेंगलुरु के एक एयरपोर्ट है जहां पर उस एयरपोर्ट में सालाना का समथिंग 15 करोड़ रुपया केवल बिजली बिल आता है। तो सोचा गया कि इसको हम लोग कैसे कम करें, कैसे अरेंज करें कि हम बिजली बिल इतना ज्यादा देते हैं, इसको कम किया जा सके। तो वहां पर क्या किया गया ना, सोलर सेल का निर्माण किया गया, यानी सोलर सेल लगाया गया और उसके माध्यम से आज वो बेंगलुरु का एयरपोर्ट जो है वहां पर किसी भी प्रकार से विद्युत का जो व्यय होता है, विद्युत बिल जो होता है, बिजली बिल होता है, वो जीरो हो चुका है, वो देना नहीं पड़ता है। लगभग उसने उसको तैयार करने में 62 करोड़ रुपया का लागत लगाया और समथिंग 4 वर्षों में वो वसूल हो गया। लेकिन अब तो एनी टाइम उसको फ्री में एनर्जी मिल रहा है। उसको देखते हुए हम बात कर सकते हैं तो कोलकाता में भी जो आज एयरपोर्ट है उसमें भी पूरी तरह से सोलर प्लेट को लगा दिए गए हैं, सोलर पैनल तैयार कर दिए गए हैं और वहां पर भी अब जो एयरपोर्ट पर बिजली की आवश्यकता होती है वो किसी से सप्लाई नहीं लेते हैं, वो केवल सोलर सेल पर ही निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं सोलर सेल का हम लोग विकास कर सकते हैं। और यह इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो सौर ऊर्जा है, जो सूर्य का रोशनी है, सूर्य में जो तापमान है, सूर्य का जो ऊर्जा है वो पर्याप्त मात्रा में है। हम लोग देखते हैं कि भारत जो है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य है, जिसके वजह से क्या हुआ है ना कि यहाँ पर तापमान निरंतर रहता है, यानी वर्ष भर यहाँ पर लगभग तापमान मिल जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में इसका जो है ना आने वाले समय में इसका ज्यादा विकास होगा और अधिक से अधिक इसका प्रयोग भी होगा। अब रहा इसका कि इतना तो हम लोग देखें कि सोलर सेल कैसा कार्य करता है, कैसे ये बनता है और बनने के बाद इसका हम लोग प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। तो क्या इसका कुछ हानि भी है, लॉस है? तो लॉस इसका कुछ होता है, मतलब बहुत कम है।
लाभ के तुलना में हानि बहुत ही कम है। जैसे कि इसका सबसे बड़ा जो हानि हम लोग कह सकते हैं वो ये है कि रात्रि के समय में इससे हम लोग ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते, विद्युत ऊर्जा नहीं बना सकते, क्योंकि रात में इस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, तो यह विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित नहीं कर पाएगा, यानी सूर्य का प्रकाश इस पर नहीं पड़ेगा, तो इससे यह विद्युत नहीं बना पाएगा। तो ये सबसे बड़ी कमी है इसकी। दूसरी चीज है कि बादल जब आ जाते हैं, जब बारिश के मौसम होते हैं, उस समय में ये उतना विद्युत नहीं बना सकते जितना गर्मी के मौसम में होते हैं। तो यह कुछ इसमें कमी है कि इसको जो है ना, अगर आपको रात में प्रयोग करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सोलर का अगर ये प्लेट है तो इसके नीचे से आपको कनेक्ट करके, आप देखे होंगे सोलर प्लेट में एक बॉक्स होता है जिसमें कनेक्शन करने के लिए कुछ जंक्शन बने होते हैं, तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, प्लस और माइनस को निकाल करके एक बैटरी में जोड़ना होगा। ये अगर बैटरी के माइनस और प्लस है तो इसको यहाँ कनेक्ट करना होगा, यहाँ कनेक्ट करना होगा, क्योंकि ये ऐसा इसलिए भी करना होता है क्योंकि सोलर सेल जो है ये डायरेक्ट करंट उत्पन्न करते हैं। ये कैसा करंट बनाते हैं, डीसी करंट बनाते हैं। सोलर सेल किस प्रकार का करंट तैयार करते हैं, तो डीसी करंट तैयार करते हैं। और घरों में हमारा जो भी उपकरण होता है, हमारे घर में जो भी उपकरण है वो कैसा है, तो एसी है। घर में जो भी उपकरण है वो किस प्रकार के हैं, एसी के हैं। तो ये सोलर सेल से हम लोग डीसी लेते हैं और ये बैटरी में डायरेक्ट जोड़ते हैं। ये बैटरी आवेशित हो जाता है, चार्ज हो जाता है, और बैटरी से ही हम दो टर्मिनल मतलब दो तार और बाहर निकाल लेते हैं, और इन दोनों को हम लोग किस पर ले आते हैं, तो इन्वर्टर में कनेक्ट कर देते हैं। इन्वर्टर में हम लोग जैसे ही डीसी देते हैं, यहाँ से ला करके इसमें डीसी दिए, और इधर से जो इन्वर्टर से हम लोग आउटपुट लिए, ये एसी मिल जाता है। तो ये इन्वर्टर हम लोगों को क्या कर देता है, इस सोलर सेल से जो एनर्जी लेते हैं, जो हम लोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, उस डीसी ऊर्जा को एसी ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। यानी घर में अगर हम लोगों को 24 घंटा इसका सुविधा लेना होगा तो सोलर सेल के साथ साथ हम लोगों को बैटरी और इन्वर्टर की भी आवश्यकता होगी, तभी हम लोग रात में भी इसका आनंद ले पाएंगे। तो इस प्रकार से ये तो हो गया कि घर में, लेकिन जहां पर इसका बड़ा बड़ा फॉर्म बना हुआ है सोलर सेल का, बहुत ज्यादा 10-20 एकड़ में केवल सोलर सेल ही लगे हुए हैं, बड़ा बड़ा फॉर्म तैयार किया गया है, वहां पर क्या ऐसा बैटरी लगे होते हैं, तो नहीं। वहां पर क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा सोलर सेल लगे होते हैं, उसको आपस में कनेक्ट किया जाता है, और कनेक्ट कर करके उसके नीचे एक इन्वर्टर लगा दिया जाता है, बड़ा सा इन्वर्टर लग जाता है, और वह इन्वर्टर उसे डायरेक्ट ही एसी में कन्वर्ट कर देता है। और कन्वर्ट करने के बाद आगे ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, और ट्रांसफार्मर का तो काम आपको पता ही है कि ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, उस कम वोल्टेज को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, यानी अधिक वोल्टेज में बदल देते हैं, और उस अधिक वोल्टेज को फिर पावर यानी सब स्टेशन पर छोड़ दिया जाता है, यानी आप उसका प्रयोग बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। तो वहां दिन भर आपको बिजली मिलेगा, और रात्रि होने के बाद कम हो जाएगा, यानी रात्रि होने के बाद वो हम कह सकते हैं पूर्णतः बंद हो जाएगा, कि आपको विद्युत नहीं मिलने लगेगा। साथ ही हम लोग देखते हैं कि जब जहां बड़ा बड़ा फॉर्म बना रहता है, बड़ा बड़ा फॉर्म बना रहता है सोलर सेल का, वहां पर क्या होता है ना कि धूल कण बहुत ज्यादा डस्ट भी उस पर बैठ जाते हैं, और जब डस्ट बैठ जाते हैं तो उसका साफ सफाई करना भी एक कॉस्टली आता है। तो इस प्रकार से हम लोग कहते हैं ना, लागत शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा है, इसका संरक्षण भी है, लेकिन अगर इसका जब हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग को देखते हैं, लंबे समय तक ये चलता है, जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो बाकी जो और विद्युत ऊर्जा है उसके माध्यम में ये बहुत कम लगने लगता है, कि ये बहुत ही सस्ता है। और इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप कितना भी उपयोग करें ऊर्जा, किसी यानी ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं है ना कि ऊर्जा इसमें हमको देने के लिए कोयला जलाना होगा, वाष्प बनाना होगा, ऐसी तो कोई झंझट नहीं है इसमें। आप केवल छत पर इसको लगा दिए, सूरज उगा और उसके प्रकाश पड़ा, आपके घर में विद्युत स्टार्ट हो गया। तो इसमें ऊर्जा का जो है वो भंडारण बहुत ज्यादा है और बहुत लंबे समय तक चलना है, इसलिए आने वाले समय में इसका प्रयोग ज्यादा होगा। आने वाले समय में सोलर जो सेल है इसका प्रयोग अधिक होने लगेगा, क्योंकि आने वाले समय तक में पता चलेगा कि जो कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब चीज समाप्त होने के कगार पे चला गया है। प्रदूषण इतना फैल चुका है कि इंसान को जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे स्थितियों में सोलर ऊर्जा का ही एक सहारा लिया जा सकता है।
अब हम लोग जानते हैं कि सौलर ऊर्जा जो यानी सौलर सेल जो होता है उसका जो निर्माण होता है, उसका संरचना जो होता है वो किस प्रकार से होता है। जैसा कि आप कभी सोलर प्लेट को देखे होंगे, सोलर प्लेट जो होते हैं ना उसके चारों साइड एक एल्युमिनियम के बैंड होते हैं, चारों साइड एल्युमिनियम के बैंड होते हैं जो उसको पकड़ के रखते हैं, यानी उसको मजबूती से जकड़ के रखते हैं, नहीं तो पता चलेगा कि सब लेयर दर लेयर जो है ना वो बिखरने लगा है। तो उसमें कुछ लेयर भी होते हैं, जैसे कि वो एल्युमिनियम हम बताए जिसको हम लोग उसको जकड़ने के लिए देते हैं, उसके ऊपर एक शीशा होता है, ग्लास होता है। ग्लास क्या करता है ना कि सूर्य से जो रोशनी आता है वो जब सेल पर पड़ता है, सोलर सेल पे पड़ता है, अगर ग्लास नहीं रहता तो वहां से ना परावर्तन होता, प्रकाश का परावर्तन होता। और अगर वो ग्लास को हटा दिया जाए ना, खाली सोलर सेल को रख दिया जाए, यहाँ पर अगर सेल है इस प्रकार से देखे होंगे उसमें, तो ये जो सेल है अगर इस सेल को इस प्रकार से छोड़ दिया जाए ना, इसके ऊपर कोई ग्लास नहीं रखा जाए ना, तो जानते हैं क्या होगा इस पर, इससे रिफ्लेक्शन होगा, यानी जो इस पर सूर्य की प्रकाश पड़ेंगे वो 50% को तो बाहर निकाल देंगे, 50% को क्या करेंगे ये बाहर छोड़ देंगे। अब इनको खुद जरूरत है सूर्य की प्रकाश की और ये क्या कर रहा है 50% को बाहर छोड़ दे रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि यहाँ पर जो विद्युत ऊर्जा है ना वो बनने की मात्रा घट जाएगा। तब शीशा क्या करता है, इसके ऊपर जो ग्लास लगे होते हैं वो क्या करते हैं ना, उसमें भी रिफ्लेक्शन होते हैं, वो भी परावर्तन करते हैं, लेकिन केवल 7%। वो कितना कर पाते हैं, केवल 7%, यानी 93% जो होता है ऊर्जा उसे वो कन्वर्ट करने में कामयाब होता है। तो इसलिए उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, शीशा। शीशा का और भी एक कार्य है कि मान लिया जाए यहाँ पर शीशा नहीं रहता तो बारिश के मौसम में उस पर पानी चला जाता, कभी कभी ओलावृष्टि भी होता है तो वो भी गिरता और खराब हो जाता, धूलकण जम जाता, जिसके कारण से सोलर सेल बहुत कम समय में ही खराब हो जाते हैं। लेकिन जब उसके ऊपर शीशा लगा होता है तो क्या होता है ना कि ना तो उस पर पत्थर का असर होता है और ना ही उस पर बारिश की, ना उसमें कोई लीकेज आदि सर्किट होने की चांसेस होते हैं। इसलिए इसके ऊपर एक ग्लास लगे होते हैं, नीचे एक सीट होते हैं जिसके ऊपर की सोलर सेल शीशा आदि को रखा जाता है। और शीशा और जो सोलर सेल होते हैं उसके बीच में भी एक पतली सी परत होते हैं जो प्रकाश को ना अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को अवशोषित वो कर सके। जैसा कि आपको पता होगा कि ब्लैक चीजें जो होता है ना वो प्रकाश का अवशोषण करता है और व्हाइट चीजें जो होता है ना वो प्रकाश का परावर्तन करता है। तो प्लेट जो आप लोगों ने देखा होगा वो दो कलर में, एक तो ब्लू कलर का और दूसरा जो होता है वो ब्लैक कलर का। तो ब्लू कलर का जो होता है वो प्रकाश का मतलब ज्यादा धूप है तो वो कार्य करेगा, यानी अच्छा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर कम धूप है तो प्रकाश का अवशोषण कम कर पाता है, इसलिए विद्युत ऊर्जा कम मिलेंगे। लेकिन अगर ब्लैक कलर के हैं तो वो क्या करेंगे ना, विद्युत ऊर्जा अधिक उत्पन्न करेंगे। थोड़ा बादल भी है, हल्की बारिश भी हो रही है या शरद ऋतु भी है, तो वैसे कंडीशन में भी आपका कार्य पूर्णतः करते रहेंगे। इसलिए देखा यह गया है कि भारत में जितने भी फॉर्म है बड़े बड़े विद्युत के, वो सब में ब्लैक कलर के सोलर प्लेट का प्रयोग किया गया है। ऐसे तो पूरे विश्व में जो बड़ा पांच फॉर्म है, पूरे विश्व में सब बहुत बड़ा, यानी कहा जाए तो 5 बिग सोलर फॉर्म है, जिसमें से कि 5 में से 3 आपका भारत में है। 5 विश्व में बड़ा सोलर सेल का फॉर्म है जिसमें से 3 भारत में ही विद्यमान है। इस नजरिए से हम कह सकते हैं कि भारत में बहुत ज्यादा सोलर ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में है, इस वजह से इसका प्रयोग आज दैनिक जीवन में बहुत बेहतर किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो आप लोग सौर ऊर्जा के बारे में पढ़े उसको समझ पाए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ इसी प्रकार के और भी टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।